अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डेली उनता डिजिटल और मैं हूँ आपका मेज़बान शराज। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील शेर अमान खान साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, फंड्स के हवाले से बात करेंगे, तो क्या देख रहे हैं आप? फंड्स जो है सर, हमारे आइन में फेडरल कंसोलिडेटेड फंड का जिक्र है आर्टिकल 78 में तफसील के साथ कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड क्या है और ये जो फंड है इसमें जो पैसे आते हैं वो किस तरीके से आते हैं। 3 तरीके बताए गए हैं। एक तो मतलब ये जो फंड है इसमें जितने भी गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आ जाती है, फेडरल हो या मतलब सूबाई हो, इसी फंड में ये पैसे सारे आ जाते हैं और स्टेट बैंक इसको मेंटेन करता है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट लोन लेती है फॉरेन कंट्री से, वो पैसे भी इस फंड में आ जाते हैं। और इसी तरह बैंकों में जो पाकिस्तान के पैसे पड़े होते हैं और लोग उसको बतौर ले लेते हैं लोन, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट आता है वो भी इसी कंसोलिडेटेड फंड में आ जाता है। आर्टिकल 78 में जो 78 नंबर आर्टिकल है इसमें तफसील के साथ इसका जिक्र मौजूद है। अभी अब ये जो सूरत हाल बनी है फ़िलहाल इस वक्त, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर किया था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि वो डायरेक्ट जो है इलेक्शन कमीशन को पैसे ट्रांसफ़र करे। इसका मतलब ये था कि आर्टिकल 81 है। आर्टिकल 81 में चार्ज एक्सपेंडिचर के बारे में एक प्रोविज़न मौजूद है और इसमें 4 इदारे हैं। एक सदर पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान का ऑफ़िस। अगर सदर पाकिस्तान को पैसों की ज़रूरत पड़ती है या मतलब उसके ऑफ़िस को पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आर्टिकल 81 के तहत वो कंसोलिडेटेड फंड से डायरेक्ट वो पैसे आएंगे। इस पर वफाकी हुकूमत की कोई ज़रूरत नहीं है उनसे परमिशन लेने की। ठीक है, एक तो ये है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट ये भी उसी मेथड के तहत डायरेक्ट पैसे ले सकते हैं। और फिर इसमें इलेक्शन कमीशन का जिक्र है चौथे नंबर पे। इलेक्शन कमीशन भी आर्टिकल 81 के तहत जो चार्ज एक्सपेंडिचर है वो ले सकते हैं। और ये जो है हमारा स्टेट बैंक, ये पाबंद है कि आर्टिकल 81 के तहत उसको ये पेमेंट दे जब ज़रूरत हो, इसलिए कि किसी भी वक्त सूबाई या कौमी असम्बली टूट सकती है। तो जब टूट जाएगी तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है कि ना वफाकी हुकूमत होगी और ना नेशनल असम्बली होगी, तो डायरेक्ट ये पैसे जो है ये अमाउंट आ जाएगी इलेक्शन कमीशन के अकाउंट में और इलेक्शन कमीशन उस अमाउंट के थ्रू फिर वो इलेक्शन करती रहती है। ऑलरेडी इसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद है कि इलेक्शन कमीशन ने इस फंड के थ्रू इलेक्शन कराया है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी ये जो ऑर्डर किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जिस तरह मैंने बताया आर्टिकल 81 के तहत होना चाहिए था, लेकिन वफाकी हुकूमत ने इसको कोई और रंग दे दिया और वफाकी हुकूमत ने आर्टिकल 84 को सामने ले आया। अभी आर्टिकल 84 और 81 में डिफरेंस है कि आर्टिकल 81 में तो चार्ज एक्सपेंडिचर है वो है, लेकिन जो हमारा आर्टिकल 84 है इसमें सप्लीमेंट्री ग्रांट्स का जिक्र है। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स का मतलब ये है कि बजट में जो अमाउंट एलोकेट होती है पर फाइनेंशियल ईयर, हर साल के जो पैसे होते हैं फाइनेंशियल ईयर के लिए पैसे एलोकेट किए जाते हैं। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट को किसी भी स्टेज के ऊपर मज़ीद रकम की ज़रूरत पड़ती है तो वो आर्टिकल 84 के तहत स्टेट बैंक से ये पैसे ले सकती है और इसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की सूरत में। अभी इसमें बात यह है कि जब सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के थ्रू पैसे लेती है गवर्नमेंट, तो आइन में इस बात का जिक्र मौजूद है कि फिर फेडरल गवर्नमेंट की परमिशन ज़रूरी है। और इसमें यह कि जब फेडरल गवर्नमेंट परमिशन देगी तो वो काबीना के थ्रू देगी, वफाकी काबीना, और वफाकी काबीना से मुराद डेफिनेटली काबीना से मुराद प्राइम मिनिस्टर और उसका काबीना है, उसके थ्रू। और इसके बाद ये जो परमिशन है वो एक बिल की सूरत में चला जाता है नेशनल असम्बली, और नेशनल असम्बली इसके ऊपर अगर अप्रूवल दे देती है तो फिर वो ग्रांट मंजूर की जाती है। अभी मौजूदा सूरत हाल में वफाकी हुकूमत ने क्या किया कि जब इलेक्शन कमीशन ने उनसे कह दिया कि हमें ये पेमेंट दो, इलेक्शन कमीशन ने कहा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत, तो वफाकी हुकूमत ने आर्टिकल 84 के तहत सप्लीमेंट्री ग्रांट्स का शक्ल दे दिया इसको, और इसके लिए बाकायदा फिर परमिशन के लिए वफाकी काबीना ने रुजू किया नेशनल असम्बली से, और नेशनल असम्बली ने वो बिल जो पेश हुआ इस सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के हवाले से, तो नेशनल असम्बली ने उसको रिजेक्ट किया। तो ये एक प्री प्लान के तहत ये हुआ था। मकसद इसका ये था कि इस तरह वफाकी काबीना भी बच जाएगी तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है उससे, और प्राइम मिनिस्टर भी बच जाएगा। और इनका ये ख्याल है
इनका ये ख्याल है कि इस तरीके से हम बच जाएंगे और ये कार्रवाई नहीं होगी और इसी तरह पैसे भी नहीं मिलेंगे इलेक्शन कमीशन को और इसी तरह ये इलेक्शन जो है ये पोस्टपोन हो जाएगा। लेकिन मैं इस बात का वजाहत करना चाहता हूँ इस स्टेज के ऊपर कि ये उन्होंने ट्रैक किया है 81 के बजाय 81 में मैटर को ले 84 में मैटर को ले आया, एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि वफाकी काबीना को बचाने की कोशिश की है कि जी हमने तो परमिशन दे दी, नेशनल असम्बली ने नहीं दिया। मैं ये कहता हूँ कि वफाकी काबीना जो है ये प्राइम मिनिस्टर का काबीना है, ये एग्जेक्टिव बॉडी है, एग्जेक्टिव अथॉरिटी, और इसका हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अभी अगर वफाकी काबीना ने अगर कोई एक्ट किया तो इसका असर डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी पड़ता है, इसलिए कि हेड इंचार्ज कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो मैं ये कहता हूँ अगर फर्ज करें सुप्रीम कोर्ट अभी तौहीन अदालत की कार्रवाई कर दे तो वफाकी काबीना भी ख़त्म हो जाएगी, डिस्क्वालीफाई हो जाएगी 5 साल के लिए, और सज़ा भी हो सकती है। 2003 का ऑर्डिनेंस मौजूद है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसके तहत तो 6 महीने सज़ा भी हो सकती है। साथ साथ जितने भी ये नेशनल असम्बली की मेंबरान हैं ये सारे डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कौम जो है एक जर्नल इलेक्शन की तरफ अभी कौम जा रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक्शन लिया, ना सिर्फ वफाकी काबीना और प्राइम मिनिस्टर ये इसकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी जो PMLN है, बल्कि नेशनल असम्बली में जो जितने भी मेंबरान हैं ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर डिस्क्वालीफाई भी नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करते और नरम हाथ सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर रखती है तो कम से कम उनको इनकी जो पोजीशन है उनसे हटा देंगे और ये जो असम्बली है ये तहलील हो जाएगी। जी नाज़रीन, हमारी बात हो रही है फंड्स के हवाले से। अच्छा मुझे ये बताइएगा, AGPR जो इदारा है अंडर काम करती है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, उनके अंडर काम करती है। अच्छा, कोई भी बजट जब पास होते हैं तो AGPR के मुतालिक अफसरान की सिग्नेचर्स होते हैं। जिस तरह अभी बात हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया स्टेट बैंक को कि आप डायरेक्टली फंड्स जारी कर दें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जो कि उन्होंने नहीं किए। अच्छा मुझे ये बताइएगा, अगर एक्सपेंडिचर जो चार्ज एक्सपेंडिचर के थ्रू अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे ठीक है स्टेट बैंक को कि फंड्स आप दे दे, तो उसमें जिस तरह अभी ये मौजूदा मसले को जो पार्लियामेंट पे लेके गए, वहाँ से डिस्कस हुए कमेटियों से और वजीर ख़जाना उस साइडों से जो इनके मतलब उधर से इनकार किया है सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली, तो क्या अगर वो चार्ज एक्सपेंडिचर के थ्रू फंड्स लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट, तो फिर भी ये मसला पार्लियामेंट में जाएगा कि नहीं, या डायरेक्टली वो दे देंगे पैसे? देखिए मैंने बता दिया अगर 81 के तहत है तो फिर तो ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट के पास वसी इख्तियारात है, आइन ने दिए हैं। वो एक तो आर्टिकल 190 है, इसमें तमाम एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ जो है ये पाबंद है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मानने के। अभी टेक्निकली इनका ये ख्याल है जो गवर्नमेंट है कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में स्टेट बैंक नहीं आता है, लेकिन स्टेट बैंक मिनिस्ट्री फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू एक्ट करती है, ठीक है। तो जब वो उनका एक्ट वो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू है तो इसमें यह है कि फिर ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के तहत ये आर्टिकल 90 के तहत फिर वो पाबंद है, मिनिस्ट्री भी और साथ साथ स्टेट बैंक भी की सुप्रीम कोर्ट के अहकामात माने। फिर इसमें एक और आर्टिकल है आर्टिकल 187, उसमें यह कि फॉर द कंप्लीट जस्टिस इसमें जिक्र किया है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी एक्शन ले सकती है। अभी कंप्लीट जस्टिस क्या है कि इलेक्शन हो, किस तरीके से फंडिंग हो, वो सारा प्रोसीजर आइन में दिया गया है। एक आर्टिकल को रीड नहीं किया जाता है, आइन को एज ए होल पढ़ना होता है। तो अगर इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है तो आर्टिकल 81 के तहत ये फंड्स वो दे सकती है और देना चाहिए। अच्छा मतलब उसमें वो जो है ना, अभी AGPR के जितने भी मुतालिक अफसरान होते हैं ठीक है, अगर उन्होंने सिग्नेचर्स करने तो जाहिर सी बात है उनको तो पार्लियामेंट रोक सकती है, हुकूमत रोक सकती है उनको। अच्छा मुझे बाकी ये मैं बताइए, जवाब दे रहा हूँ इस बात के ऊपर। वो इस तरह है कि सिर्फ 84 में ये जिक्र है कि फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू, बाकी जितने भी कंसोलिडेटेड फंड से अमाउंट निकालना है उसमें ये जिक्र नहीं है कि वो उनके थ्रू ले ले। जो एलोकेटेड अमाउंट है 81 में या बजट में उसमें ज़रूरत नहीं है। और ये बात ज़रूरी है कि आप भी ज़रा इसमें मैं कमेंट करूँ। एक है स्टेट और एक है गवर्नमेंट। स्टेट में आपकी तमाम सेक्रेटरीज होते हैं, वो मौजूद होते हैं, वो बॉडी है बाकायदा और वो सिग्नेचर करते हैं स्टेट के बिहाफ पे। तो बहुत सारे काम स्टेट के बिहाफ पे होते हैं। बहुत कम मामलात है कि जिसमें गवर्नमेंट के पास फिर उनको परमिशन बाज़ शिकों में लेना पड़ता है, तो फिर वो गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर नहीं कर सकते, जिस तरह आर्टिकल 84 है। अगर जहाँ पे गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत है और वो सिग्नेचर करते हैं तो वो लेंगे, इसलिए कि फिर इलीगल हो जाता है। चूँकि हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये क्या है, ये कौन है, ये वो लोग हैं
कि जिनको लोगों ने वोट दिया है और ये कस्टोडियन है इस मुल्क का, उनके पास ये जो पैसा है ये कौम की अमानत है, उनके थ्रू वो एक्सरसाइज करते हैं। तो यहाँ पे तो फिर सिग्नेचर की ज़रूरत होती है, जहाँ आईन ने उसको स्पेसिफिकली मेंशन किया हो कि आप उधर करें तो वहाँ पे है, अगर नहीं है तो फिर ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली वो फंड एक्सरसाइज कर तो सकते अच्छा मुझे ये बताइए, सवाल ये पैदा होते हैं, अगर स्टेट बैंक ने तो उनको सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी, क्या नाअहली हो सकती है या नहीं? और साथ ही साथ ये सवाल लीजिएगा, अगर जिस तरह हुकूमत की जानिब से भी इनकार, स्टेट बैंक की जानिब से भी इनकार, तो क्या उस फंड से वो कर सकते हैं डायरेक्टली? देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को देखेगी वो और भी उसमें मुल्क के ऊपर एहसान करेगी। सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को देखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये देखना है कि आया जो स्टेट बैंक ये बहाना कर देती है कि जी उनके नुमाइंदे जब आते हैं वो ये बहाना करेंगे कि जी हमने तो कर दिया था, फंड हमने एलोकेट किया, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने हमें परमिशन नहीं दी। तो सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को देखेगी कि वेदर ये जो केस है ये तौहीन अदालत का अगर केस सुप्रीम कोर्ट ने करना है तो सुप्रीम कोर्ट ये देखेगी कि स्टेट बैंक के हद तक तौहीन अदालत है या नहीं है। लेकिन जहाँ तक विपक्षी काबीना और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो नेशनल असम्बली की मेंबरान हैं उन्होंने जो तौहीन कर दी है तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई उसके होगी। ऊपर तो फिलहाल जी, और सुप्रीम कोर्ट ये जो खामोश। दूसरा क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं ये डिसाइड करना है, कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन होगी इस पे, सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि की है या नहीं अच्छा, की। ये फंड्स जो है ये बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ले सकती है कौमी खजाने से, जो चार्ज एक्सपेंडिचर से दे लेते हैं, जो उनका फंड्स होते हैं, जिसके पास तो सदर मुमलिकत तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का तो सुप्रीम फंड्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट के अपने फंड्स होते हैं, वो भी आर्टिकल 81 के तहत मिलते हैं, जिसमें जजेस की रिम्यूनरेशन यानी जजेस की सैलरीज और अगर परस्त्री सुप्रीम कोर्ट को मजीद अखराजात की ज़रूरत पड़ती है वो, मसलन इसमें मैंने बता दिया कि इसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी जिक्र है। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सदर मुमलिकत, मतलब जो सदर का ऑफिस है। अच्छा, अगर सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर्स दे दे कि फंड्स हमें उधर से दीजिए इलेक्शन के लिए, तो क्या इन दोनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट से परमिशन और सदर मुमलिकत से परमिशन चाहिए होगी सुप्रीम शिराज कोर्ट भाई अभी तो फंड्स का इशू नहीं है, इलेक्शन कमीशन को जो फंड्स दरकार है वो इसमें अभी इशू नहीं है। स्टेट बैंक ने ये नहीं कहा कि हमारे पास फंड्स नहीं है, वो कहते हैं हमारे पास फंड्स है, हमने एलोकेट किए, हम दे रहे हैं को? लेकिन परमिशन के थ्रू। तो वो कहते हैं जब 84 में मैटर जाता है जिस तरह वफाकी हुकूमत ने कर दिया तो फिर वो नहीं कर सकते, थोड़ा सा ये कदगन उनके ऊपर आ जाता है। 81 में कर 81 में कर सकते हैं, अगर 81 में करे तो डायरेक्ट को फंड ट्रांसफ़र हो सकते हैं, लेकिन अभी तो नहीं हुआ, अभी तो मैटर की और चला गया। अभी इसमें यह कि इनकार हो गया है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और वफाकी काबीना ने जो मंजूरी दी आगे बिल को अप्रूव नहीं किया नेशनल असम्बली ने, तो इसका मतलब ये कि पाकिस्तान एक और बहरान में आ गया है। अभी तो सूरत हाल ये कि या तो ये पार्टीज़ आपस में मिल बैठ के PTI और ये जो PMLN है और इस मसले का हल निकाले और कोई शॉर्ट डेट दे दे, अनाउंस करे, क्योंकि ऑलरेडी वो 90 डेज़ का टाइम गुजर चुका है, इलेक्शन करे। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि या नेशनल असम्बली को डिज़ोल्व करे, जिस तरह मैंने बता दिया, और दे दे वो करे। दूसरा ऑप्शन ये है कि फिर इंतखाबात करे जो है सूबाई असम्बली इनके शॉर्ट अच्छा, पॉसिबल टाइम में, ये बताइएगा मतलब स्टेट बैंक या जनरल इलेक्शन करे या सूबाई असम्बली के इंतखाबात हो। ठीक है। दूसरा ऑप्शन इस टाइम पे नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, जिस तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि हम फंड्स देने को तैयार है, लेकिन उनको भी परमिशन की, ज़ाहिर सी बात है कानून के तहत उनको भी परमिशन की ज़रूरत होती है। और इंटीरियर मिनिस्टर का ये कमेंट है, अगर वो फंड्स जारी करते हैं तो ये रिकवरी भी उधर से हो सकती है, उनका भी ये स्टेटमेंट है। तो क्या नाअहली किसकी हो सकती है? अगर वो आज उन्होंने रिपोर्ट देनी है, 18 अप्रैल की डेट है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट में कहे कि सर हम फंड्स देने के लिए तैयार है, उधर से परमिशन नहीं मिलती, तो क्या उसमें गवर्नर स्टेट बैंक नायल हो सकते हैं? अगर स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन किया कि जी हमने फंड एलोकेट किया था और फेडरल गवर्नमेंट ने इसमें हर्डल डाल दिया है, तो फिर तो स्टेट बैंक, गवर्नर स्टेट बैंक बच हो सकते हैं। लेकिन जहाँ तक वफाकी काबीना और नेशनल असम्बली के मेंबरान का ताल्लुक है, वो तो वायलेशन कर रहे हैं आइन के, वो वायलेशन कर रहे हैं, अदालत की तौहीन कर रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, आर्टिकल 204 है और 2003 का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस है, ये इसके वायलेशन कर रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने हैं। आज अगर सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को ना करे, इसी तरह छोड़ दे, तो कल किसी और आम बंदे के जो केसेस होते हैं उसको फिर किस तरह देखेंगे। इधर फांसियों के केसेस आ जाते हैं, लोग अपीलें करते हैं और सुप्रीम कोर्ट
उसमें अहकामात जारी करते हैं। तो अगर इस तरह इस पे अमल ना हो तो कल किसी पांसी के ऊपर भी अमल नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट हर सूरत में अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगी। जो सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात जारी किए इसको फाइनलिटी हासिल हो चुकी है। उनको चाहिए था कि अगर उनको कुछ शक था, ये जो गवर्नमेंट है, तो उनको चाहिए था कि ये रिव्यू पे चले जाते। रिव्यू का 1 महीने का टाइम होता है, वो टाइम भी तकरीबन उनसे एक्सपायर हो रहा है, रिव्यू नहीं किया। तो इसका मतलब ये कि लास्ट कमेंट इस पे कीजिएगा, अगर नाअहली हो सकती है, प्राइम मिनिस्टर डिसमिस हो जाए, उनकी काबीना हो जाए, तो उन्होंने तो अगले इलेक्शन के लिए जाने हैं। अगर उनकी सज़ा भी हो कि इन्होंने ये 6 महीनों के लिए नाअहल हो गए, 8 महीनों के लिए नाअहल हो गए, तो फिर वो इलेक्शन किस तरह लड़े? इस तरह नहीं, ये 6 महीने की नहीं होता है। सज़ा जो है, सज़ा 6 महीने। 2003 का जो ऑर्डिनेंस है उसमें 6 महीने की सज़ा है। आइन में जो डिस्क्वालिफिकेशन का है आर्टिकल 60 और 63 और 63A, उसमें जो डिस्क्वालिफिकेशन का टर्नओवर है वो पूरे 5 साल है। प्राइम मिनिस्टर गिलानी भी 5 साल के लिए नाअहल हुए थे। 5 साल का मतलब है कि शहबाज शरीफ तो फिर बिल्कुल पूरे के पूरे एक टर्नओवर से ही निकल जाएंगे। तो अगर नाअहली होती है तो ये 5 साल के लिए नाअहल होंगे। फिर मतलब ये बिल्कुल इसमें गुंजाइश नहीं है, कम नहीं है कि वो तो कौमी असम्बली से या सूबाई असम्बली से एक उम्मीदवार जब नाअहल होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली, आर्टिकल 83 और 83A में इसका जिक्र है, तो पूरे 5 साल के लिए होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू।